अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा IAS 16 का दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, हाउ टू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट दैट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ इट इज़ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर हमने पढ़ा था कि इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाएगी, हमने वो भी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन का बहुत आसान सा तरीका है। स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी भी एसेट को मेजर करने के दो तरीके होते हैं अंडर IAS 16। नंबर वन इज कॉस्ट मॉडल, नंबर टू इज रिवैल्यूएशन मॉडल। स्टैंडर्ड के हिसाब से दो तरीके हैं किसी भी एसेट को मेजर करने के आफ्टर रिकग्निशन। पहला है कॉस्ट मॉडल, दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या चीज़ है? अंडर दिस अप्रोच, कॉस्ट मॉडल के अंडर हम अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को उसकी कॉस्ट पे कैरी करते हैं और उस कॉस्ट में से हम माइनस कर देते हैं कोई भी अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन है तो। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है इस पे हम आगे बात करेंगे। इसी स्टैंडर्ड का अगला पार्ट डेप्रिसिएशन का है। और अगर हमारे पास कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी हम अपनी कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है बेटा, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद वो है IAS 36। उस पे जाके हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट। पूरा एक स्टैंडर्ड है इम्पेयरमेंट का, वो हम उसी पे पढ़ेंगे IAS 36 में। अभी आपको सिर्फ ये बता दें कि रिकग्निशन के बाद हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। या तो हम उसको कॉस्ट मॉडल पर रिकग्नाइज कर लें या फिर हम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पर रिकग्नाइज कर लें। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसको हमने एसेट रिकग्नाइज किया है, अब उसको जब हम मेजर करेंगे तो हम उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमेशा, माइनस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज है तो वो उसमें से माइनस कर लेंगे, अगर उस पर कोई इम्पेयरमेंट है तो वो उस पर से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास हमारे कॉस्ट मॉडल के तहत वैल्यू आ जाएगी जिसे हम बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू कहा कहते हैं। अच्छा, रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है? अगर हम किसी भी प्लांट को रीवैल्यू कर रहे हैं या किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू कर रहे हैं और उसकी फेयर वैल्यू हम रिलायबली मेजर करवा सकते हैं तो हम उस प्लांट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हिसाब से एक चीज 100 रुपए में जा रही है जबकि मार्केट में उस चीज के हमें 80 रुपए मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 80 रुपए। कभी ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज 80 रुपए में जाएगी लेकिन मार्केट में वो चीज जा रही होती है 120 रुपए में, तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 120 रुपए। अगर ये 120 रुपए और 80 रुपए हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो हमें हर एक मखसूस वक्त के बाद, हर एक मखसूस मुद्दत के बाद, हर एक टाइम, एक सफिशिएंट टाइम पीरियड के बाद हमें अपने एसेट को रीवैल्यू करना होता है अगर हम उसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं। अच्छा, अब ये एक सफिशिएंट टाइम पीरियड के बाद रीवैल्यू करने का क्या मकसद है? एक सफिशिएंट टाइम पीरियड के बाद रीवैल्यू करने का मकसद ये है कि हमारे एसेट की जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है उस फेयर वैल्यू में और हमारे एसेट की बुक वैल्यू में ज्यादा मटेरियल डिफरेंस ना आए। मटेरियल डिफरेंस का मतलब यह कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। जो भी एसेट आप रीवैल्यू करते हो तो उसको हम कैरी करते हैं उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पे और उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है। अब यहां पे देखो वही बात लिखी हुई है, रीवैल्यूएशन शैल बी मेड विद अ सफिशिएंट रेगुलरिटी to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using the fair value at the balance sheet date। अगेन वही बात है, मैं इतना फ्रीक्वेंटली उसको मेजर करूं या रीवैल्यू करूं कि मेरे एसेट की बुक वैल्यू और मेरे एसेट की फेयर वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है मतलब मैंने टाइमली बेसिस पर अपने एसेट को रीवैल्यू नहीं किया। अब वो रीवैल्यूएशन की वजह से डिफरेंस जो है मेरे फायदे के लिए भी हो सकता है और मेरे नुकसान के लिए भी हो सकता है। ये फायदा नुकसान हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है इस पूरे स्टैंडर्ड का, वो है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? देखो, हम लोग अगर डेप्रिसिएशन का लिटरल मीनिंग निकालें तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कदर में
कमी आ जाना, किसी भी चीज की कदर में कमी आ जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है। कदर में कमी आने का क्या मतलब है भाई? इफ यू हैव एन एसेट और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। किसी भी एसेट पे वेयर एंड टेयर लगना, आपने एक मोबाइल खरीदा, आज मोबाइल की जो कीमत है डेफिनेटली एक साल के बाद वो कीमत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक साल तक वो मोबाइल यूज किया है। अब जब आपने एक साल तक वो मोबाइल यूज किया तो वो एक साल के बाद जो भी कीमत में कमी आई वो उस एक साल की क्या है? वेयर एंड टेयर है, डेप्रिसिएशन है। सवाल ये उठता है कि डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी क्यों? इमेजिन करो कि मैं एक कंपनी में मैनेजर फाइनेंस लगा हुआ हूं और आप उस कंपनी में एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो। एक मशीन हम लोग खरीदते हैं एयर 0 पर 2000 रुपए की। एयर 1 में, एयर 2 में, एयर 3 मैंने इस्तेमाल की और 4 साल उसकी टोटल यूजफुल लाइफ थी। एयर 4 आप लोगों ने इस्तेमाल की, एयर 4 आपने इस्तेमाल की। अब एयर 1 में मैंने उस मशीन से 2500 का फायदा लिया, एयर 2 में मैंने उससे 3000 का फायदा लिया, एयर 3 में मैंने उससे 3000 का फायदा लिया। अब इतना फायदा देख के मेरे बॉस ने तो कर दी मेरी जी प्रमोशन और मैं मैनेजर फाइनेंस से बन गया इस कंपनी का सीएफओ। और मुझे पता था कि आप माशाल्लाह होशियार हो, तो मैंने आपको क्या बना दिया? मैनेजर फाइनेंस बना दिया। अब समझो जरा, जब आप एयर 4 में आए तो एयर 4 में आपने मशीन से कमाए 3500, लेकिन क्योंकि चौथे साल मशीन खत्म हो जानी थी तो 2000 का आपका मशीन एसेट एक्सपेंस आउट हो गया। तो आपने टेक्निकली एयर 4 में कितने कमाए? 1500। समझो जरा इस बात को, मैं मशीन से 3000 रुपए कमा रहा था पिछले साल में, आपने इस दफा मशीन से 1500 रुपए कमाए। मैं क्या करूंगा आपके साथ? मैं तो भाई सिंपल बोलूंगा, ये रहा दरवाजा, जाओ बाहर, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आप थे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने बोला यार ये तो गलत हो रहा है। गलत कैसे हो रहा है? कि सर शुरू के 3 साल में मशीन आपने इस्तेमाल की और चौथे साल में मैंने मशीन इस्तेमाल की, जब मशीन खत्म हो गई बिल्कुल, तो जब मैंने मशीन बेची तो सारा का सारा मशीन का खर्चा मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, जबकि मैंने तो इस्तेमाल ही एक साल की है। तो आपको तो इस मशीन को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इसकी कॉस्ट को इसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था ना। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या अपोर्शन कर देते हैं, ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। ये क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द चार्जिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आगे पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। Depreciation for the accounting period is charged to net profit or loss to the period either directly or indirectly। हम करते क्या है भाई? डेप्रिसिएशन को हम इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देते हैं एज एन एक्सपेंस। सिंपल बात लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन लगती किस पर है? डेप्रिसिएशन लगती है डेप्रिसिएबल एसेट्स पर। डेप्रिसिएबल एसेट्स पे क्या लगती है? डेप्रिसिएशन लगती है। ये डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या होते हैं भाई? डेप्रिसिएबल एसेट्स को स्टैंडर्ड कुछ यूं डिफाइन करता है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which are expected to be used during more than one accounting period। in other words, अभी हमने पढ़ा था नॉन करंट क्या होने चाहिए है? नॉन करंट होने चाहिए, लेकिन हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, फाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। इतने साल के लिए होने चाहिए है कि आप उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट कर सको और उसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए। एंड आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ये पॉइंट अभी हमने ऊपर समझा दिया आपको पुराने लेक्चर में। आई बिलीव ये पॉइंट सबको पता होगा। अब यूजफुल लाइफ क्या होती है जनाब? स्टैंडर्ड यूजफुल लाइफ भी आपको डिफाइन कर रहा है कि अगर आप किसी एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ पे लेके जाते हो तो यूजफुल लाइफ आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। यूजफुल लाइफ इज आइदर the period over which a depreciable asset is expected to be used by the enterprise or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the enterprise। यूजफुल लाइफ में दो चीजें आ जाती हैं। वो टाइम पीरियड जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एसेट कंपनी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि 10 साल, 20 साल या इवन 50 साल, या इवन 50 साल। लेकिन हमें ये तो पता है लिमिटेड है, तो इस एसेट का यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 50 साल। या फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट बाय द एंटरप्राइज। भाई एक मशीन है, एक प्रोडक्शन प्लांट है, जो अभी हमने फॉर एग्जांपल ऊपर एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया हमने कपकेक का। मैं कहता हूं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकता है 50 करोड़। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बना सकता है? 50 करोड़ बना सकता है। तो 50 करोड़ कपकेक तक तो वो मशीन चलेगी, उसके बाद वो मशीन नहीं चलेगी। तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 50 करोड़ कपकेक्स। यहां तक समझ आता है? आगे बढ़ते हैं। हमने डेप्रिसिएबल एसेट तो निकाल लिया, लेकिन डेप्रिसिएशन लगेगी किस पे? डेप्रिसिएशन हमेशा लगती है डेप्रिसिएबल अमाउंट पे। डेप्रिसिएशन किस पे लगती है हमेशा? डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, आप जरा इस पे पढ़ लेते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इन अदर वर्ड्स, भाई आपने जितने में एसेट खरीदा वो, और उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद कबाड़ में क्या रेट मिल जाएगा, वो कॉस्ट में से कबाड़ का रेट माइनस कर दो, आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा। अब वो कबाड़ 10 लाख है, 20 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है। स्क्रैप वैल्यू जो बनती है ना, रेजिडुअल वैल्यू, कि जब ये एसेट थक हार के खत्म हो जाएगा तो इस बचे कुछ एसेट की कितने पैसे मिल जाएंगे मुझे, ये रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। तो अगर किसी एसेट की कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अब समझो जरा, अगर आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हो, आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हो, तो मैं किस पे डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालूंगा? मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट फिर निकालूंगा रीवैल्यूड अमाउंट के थ्रू। देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिस हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस ओरिजिनल कॉस्ट, जिसपे हमने एसेट एक्वायर किया था। और यहां जो लिखा है ना, सब्सटीट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसका मतलब है रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट उस वक्त आता है जब मैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा होता हूं। इंशाल्लाह अभी आगे जाके मैं आपको करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है भाई? स्टैंडर्ड ने रेजिडुअल वैल्यू तक की डेफिनेशन बताई है आपको। ये रेजिडुअल वैल्यू होती क्या है? रेजिडुअल वैल्यू इज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज कंप्लीटेड। यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद एसेट की जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कहलाती है उसकी रेजिडुअल वैल्यू। 10 साल के लिए एसेट चलेगा, 10 साल के बाद कितने में बिक जाएगा, ये रेजिडुअल वैल्यू है। 20 साल के लिए एसेट चलेगा, 20 साल के बाद कितने में बिक जाएगा, ये रेजिडुअल वैल्यू है। 50 साल के बाद एसेट बिकेगा, 50 साल के बाद कितने में बिकेगा, ये रेजिडुअल वैल्यू है। एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद एसेट कितने में जाएगा, ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन, मतलब मैं एसेट को स्क्रैप कर रहा हूं, डिस्पोज कर रहा हूं, मैं नहीं बेच रहा, तो कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। कोई मसला यहां तक? अब
हमने सब कुछ निकाल लिया कि जी डेप्रिसिएशन क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड आपको मेथड्स भी बताता है कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करनी है। अकॉर्डिंग टू standards, there are several methods for calculating depreciation. The methods that you are expected to be aware of are following: straight line method, reducing balance method. The most common methods of depreciation used in the world. वर्ल्ड वाइड जो सबसे कॉमन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता क्या है, आज इसमें पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, अंडर दिस अप्रोच वी चार्ज एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर। हम हर साल डेप्रिसिएशन का सेम अमाउंट चार्ज करते हैं। हम हर साल डेप्रिसिएशन का सेम अमाउंट चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईयर 1 में डेप्रिसिएशन 2 लाख है तो ईयर 2 में भी 2 लाख है। अगर ईयर 2 में 2 लाख है तो ईयर 3 में भी 2 लाख है। अगर ईयर 3 में 2 लाख है तो ईयर 4 में भी 2 लाख है। हम हर साल सेम अमाउंट चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा। और इस स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन निकलती कैसे है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इस पे एक सवाल है, कंटिन्यूएशन में है वही सवाल जो पहले हमने किया था, उसी पे आगे वर्किंग करते हैं। The new plant acquired by ABC PLC cost 5 million, having an estimated useful life of 20 years. ABC currently has the policy to depreciate all its factory asset on straight line basis. ABC estimates that the plant can be sold for 500,000 after it is used for 20 years. ABC क्या कहता है कि मेरा नया एसेट कितने का है? 5 मिलियन का। 20 साल उसकी यूजफुल लाइफ है और 20 साल इस्तेमाल होने के बाद वो कितने में बिक जाएगा? 5 लाख में बिक जाएगा। अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है? इसमें हमें पहले निकालना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 1, 2, 3। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द प्लांट फॉर द ईयर 1, 2, 3, नेट बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू फॉर द प्लांट फॉर द ईयर 1, 2, 3, एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर 1, 2 एंड 3। अच्छा, कौन कौन से एक्सट्रैक्ट के इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। और आखिर में डबल एंट्रीज बनानी है। डबल एंट्रीज हमें पता है कैसे बनती हैं, वो आप देख के बना सकते हैं, वरना मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा। हम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ये सवाल सॉल्व करते हैं, इसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड की अप्रोच क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड की अप्रोच ये है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 5 मिलियन। कितनी कॉस्ट ओरिजिनल? 5 मिलियन। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 500,000। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ विच इज 20 ईयर्स। तो ये आ गया मेरे पास 4500,000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 2,25,000 पर ईयर। 2,25,000 पर ईयर। अच्छा, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा हूं तो ईयर 1 की, ईयर 2 की और ईयर 3 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन और ईयर 3 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अब तक की कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। मतलब अगर मैं बात करूं ईयर 1 में, तो ईयर 1 में तो एक ही साल की डेप्रिसिएशन लगी थी, दैट इज 225,000। ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो ईयर 2 में पहले साल की और दूसरे साल की मिला के लगी, तो पहले साल की 225,000 और दूसरे साल की 225,000, ये कितनी हो गई? 450,000। और ईयर 3 की कितनी हो जाएगी? ईयर 3 की शाबाश, तीनों साल की कैलकुलेट करके हम डाल देंगे, तो पहले साल की 225, दूसरे साल की 225 और तीसरे साल की 225, ये टोटल हो जाएगी 675,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड फॉर ईयर 3। यहां तक कोई मसला है तो पूछो, यहां तक कोई मसला है तो पूछो। अब आते हैं बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेट बुक वैल्यू हमेशा निकलती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। नेट बुक वैल्यू निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। नेट बुक वैल्यू निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। नेट बुक वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका क्या है? नेट बुक वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका है लास्ट ईयर नेट बुक वैल्यू माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट बुक वैल्यू आ जाएगी करंट ईयर की। कोई मसला यहाँ तक? अभी हम यहाँ पे निकालते हैं, हमारे पास एसेट कितने का था? 5 लाख का। हमने कितना पहले डेप्रिशिएट किया? हमने किया 2,25,000 से। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई बची पीछे? हमारे पास वैल्यू बची है इसकी 4,775,000। फिर दूसरे साल में मजीद 2,25,000 कम हो गए, तो ये बन गई